नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस सेशन में कंप्लीट लुसेंट जीके कवर करते हैं, जिसमें इतिहास में हम लोग विश्व इतिहास को कवर कर रहे हैं, जिसका पार्ट 7 है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग इस टॉपिक से कवर करने वाले हैं चीनी क्रांति से, ठीक है। यानी कि चीनी क्रांति के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इसको कवर करते हैं और इससे रिलेटेड जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको डिस्कस करेंगे। और एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आने वाला है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसको भी देखेंगे। तो दिया गया यहाँ पे कि मंचू राजवंश का पतन 1911 ईस्वी में हुआ। तो डायरेक्टली अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जो मंचू राजवंश था उसका पतन कब हुआ, तो याद रखिएगा 1911 ईस्वी, ठीक है। 1911 ईस्वी में क्या हुआ तो जो मंचू राजवंश था उसका पतन हो गया, उसका समाप्ति हो गया। 1911 ईस्वी में हुई चीनी क्रांति का नायक सन यात सेन था, ठीक है। तो जो 1911 ईस्वी में जो चीनी क्रांति हुआ तो उसका नायक कौन था, ठीक है। उसका नायक किसे माना गया, तो उसका नायक था सन यात सेन, ठीक है। कौन था, सन यात सेन जो था वो 1911 में हुई चीनी क्रांति का नायक था। 1905 ईस्वी में सन यात सेन ने तुंग मेंग दल की स्थापना की, ठीक है। तो जो सन यात सेन था उसने क्या किया, 1905 ईस्वी में एक दल का स्थापना किया था जिसका नाम क्या था, तुंग मेंग दल, जिसका उसने स्थापना किया था। और उसका उद्देश्य था कि चीन में मंचू वंश के शासन को समाप्त करना था। और इस उद्देश्य से उसने एक दल का स्थापना किया था कि जो मंचू वंश था उसके शासन को समाप्त कर देना है, ठीक है। इसी उद्देश्य से उसने तुंग मेंग दल की स्थापना किया था। किसने किया था, तो सन्याल सेन ने किया था, ठीक है। सन्याल सेन ने किया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया कि क्रांतिकारियों ने 19 दिसंबर 1911 ईस्वी में सन्याल सेन को अपनी सरकार का अध्यक्ष चुना। उसके बाद जो भी क्रांतिकारी थे उन्होंने क्या किया कि 29 दिसंबर 1911 ईस्वी कर जो सन्याल सेन थे उसे अपने सरकार का अध्यक्ष चुना, ठीक है। उसे क्या किया कि सरकार का अपना अध्यक्ष चुना। कोविनेड लीग सोसाइटी, ठीक है, जो कोविनेट लीग सोसाइटी थी उसके संस्थापक की बात करें तो सन्यात सेन ही था, ठीक है। जो सन्यात सेन वो कोविनेट लीग सोसाइटी का भी संस्थापक था। तो ये भी याद रखना है। सारे जो भी पॉइंट है उसको एक एक करके याद करते चलना है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया कि 1911 ईस्वी की क्रांति के बाद चीन में गणतंत्र शासन पद्धति की स्थापना हुई। तो जो 1911 की क्रांति हुआ उसके बाद क्या हुआ कि जो चीन था वहां पे गणतंत्र शासन पद्धति का स्थापना किया गया। युवान सिंह, ठीक है, युवान सिंह के समर्थन में सन्यान सेन ने अपना नेतृत्व वापस ले लिया। तो यहाँ पे जो युवान सिंह था उसके समर्थन में जो सन्यान सेन था उसने क्या किया कि उसका जो नेतृत्व था उसे उसने वापस ले लिया। 1912 ईस्वी में सन्यान सेन ने कुओमिंतांग पार्टी, ठीक है, कुओमिंतांग पार्टी की स्थापना की। इस पार्टी के पुनर्गठन के लिए सेन ने माइकल बरोदीन को आमंत्रित किया। तो जो सन्याल सेन था उसने 1912 में एक पार्टी की स्थापना की जिसका नाम क्या था, कुओमित तांग पार्टी, ठीक है। और उसके बाद उस पार्टी के पुनर्गठन के लिए सेन जो सन्याल सेन था उसने क्या किया, माइकल बरोदीन को आमंत्रित किया। डॉक्टर सन्याल सेन ने अपनी सेना के गठन के लिए जनरल गैलेन को चुना। और जो डॉक्टर सन्याल सेन था उसने क्या किया कि जो उसका सेना था उसके गठन करने के लिए उसने किसको चुना, तो जनरल गैलन को उसने चुना। डॉक्टर सन्याल सेन के 3 सिद्धांत थे, ठीक है। तो ये जो सन्याल सेन था, डॉक्टर सन्याल सेन, उसके 3 सिद्धांत थे। सिद्धांत कौन कौन से थे, एक था राष्ट्रवाद, दूसरा लोकतंत्रवाद और तीसरा सामाजिक न्याय। ये जो 3 उसके सिद्धांत थे और वो इन सिद्धांतों पे चलता था। डॉक्टर सन्याल सेन को चीन का राष्ट्रपिता कहा जाता है। जिस तरह से हमारे देश में महात्मा गांधी को भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है, उसी तरह डॉक्टर सन्याल सेन को भी चीन का राष्ट्रपिता कहा जाता है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तांग वंश यहाँ पे दिया गया है तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि तांग वंश से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें पूछा जा सकता है एग्जाम में और क्या क्या पॉइंट यहाँ पे दिया गया है। तो चीन में तांग राजवंश के तहत एक साम्राज्य स्थापित हुआ जो लगभग 300 वर्षों तक यानी कि 7वीं से लेकर 9वीं सदी तक सत्ता में रहा, ठीक है। तो जो चीन में कौन था, तांग राजवंश के तहत एक साम्राज्य स्थापित किया गया और वो 300 वर्षों तक था, सातवीं से लेकर 9वीं सदी तक, यानी कि 7वीं सदी, 8वीं सदी और 9वीं सदी तक वो सत्ता में रहा, जिसकी राजधानी सियान दुनिया के सबसे बड़े नगरों में एक थी, ठीक है। और उसकी जो राजधानी थी वो कहाँ थी, सियान, जो कि दुनिया के सबसे बड़े नगरों में एक थी। तांग साम्राज्य परीक्षा के माध्यम से नियुक्त की गई नौकरशाही द्वारा प्रशासित होता था। और ये जो तांग साम्राज्य था इसको नियुक्त मतलब इसको इसमें किसको नियुक्त किया जाता था, नौकरशाही को
परीक्षा के थ्रू, यानी कि जो परीक्षा में पास होते थे उसके माध्यम से उन्हें नियुक्त किया जाता था नौकरशाही द्वारा प्रशासित, ठीक है। तो वो सारे नौकर जो थे नौकरशाही वो प्रशासित करते थे इस साम्राज्य को। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे पॉइंट दिया गया कि डॉक्टर सन्याल सेन की मृत्यु 1925 ईस्वी में हो गई, ठीक है। तो डॉक्टर सन्याल सेन था, यहाँ पे ये तांग वंश थोड़ा सा दिया गया है, ठीक है, हल्का सा नोट टाइप में दिया गया। तो और आगे बाकी हम लोग सन्याल सेन के बारे में पढ़ लेते हैं कि दिया गया कि इनका जो मृत्यु हुआ 1925 ईस्वी में हो गया, ठीक है। कब हुआ? 1925 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया। डॉक्टर सन्याल सेन की मृत्यु के बाद चियांग काई शेक, ठीक है, जो चियांग काई शेक था उसने 1926 में कुओमिंतांग पार्टी का नेतृत्व संभाला था। जब इनकी मृत्यु हो गई तो उसके एक साल बाद जो चियांग काई शेक था उसने क्या किया, जो कुओमिंतांग पार्टी था जिसका स्थापना इन्होंने किया था सन्याल सेन, उसका नेतृत्व किसने संभाला? तो चियांग काई शेक ने संभाला। 1927 में कुओमिंतांग पार्टी से साम्यवाद लोग अलग हुए। तो जो जो भी साम्यवादी लोग थे वो क्या हुआ कि इस पार्टी से अलग हो गए। कब हुए? तो 1927 में। चीन में गृह युद्ध 1928 में शुरू हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि 1928 ईस्वी आते आते चीन में गृह युद्ध का शुरुआत हो गया और 1925 ईस्वी को हुनान के विशाल किसान आंदोलन का नेतृत्व माओ त्से तुंग ने किया, ठीक है। तो 1925 में एक विशाल किसान आंदोलन हुआ था, हुआन के विशाल किसान आंदोलन का, जिसका नेतृत्व किसके द्वारा किया जा रहा था? तो माओ त्से तुंग के द्वारा किया जा रहा था। किसके द्वारा? माओ त्से तुंग के द्वारा। माओ त्से तुंग के जन्म की बात करें तो 1893 ईस्वी में हुनान में हुआ था। और ये जो माओ त्से तुंग था जिसका जन्म कब हुआ था? तो 1893 ईस्वी में कहाँ पे हुआ था? हुनान में हुआ था। चांग काई शेक, ठीक है, जो चांग काई शेक था उसने केंद्रीय सरकार की सत्ता नॉनकिंग में संभाली, ठीक है। तो नॉनकिंग में इसने क्या किया, जो केंद्रीय सरकार की सत्ता थी उसे संभाला। चियांग काई शेक ने अपनी सरकार की स्थापना फार्मोसो में की, ठीक है। और ये जो चियांग काई शेक था उसने क्या किया, जो उसके सरकार थी उसकी स्थापना कहाँ पे किया? तो फार्मोसी में उसका स्थापना किया। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया कि साम्यवादियों के दमन करने के लिए चियांग काई शेक ने ब्लू शर्ट आतंकवादी दल का गठन किया, ठीक है। तो जो भी साम्यवादी थे उनको खत्म करने के लिए, उनका दमन करने के लिए जो चियांग काई शेक था उसने क्या किया, एक दल का गठन किया जिसका क्या नाम था? ब्लू शर्ट आतंकवादी दल, ठीक है। ब्लू शर्ट आतंकवादी दल का स्थापना किया, गठन किया। माओ त्से तुंग के नेतृत्व में 1 अक्टूबर 1949 ईस्वी जनवादी गणराज्य की स्थापना चीन में की गई, ठीक है। उसके बाद क्या किया कि जो माओ त्से तुंग था उसके नेतृत्व में 1 अक्टूबर 1949 ईस्वी में को जनवादी गणराज्य की स्थापना कहाँ पे किया गया? तो चीन में किया गया। चीनी साम्यवादी गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष माओ त्से तुंग था। जो चीनी साम्यवाद गणतंत्र था उसके प्रथम अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो नाम याद रखना है, माओ त्से तुंग था। कौन था? माओ त्से तुंग था। चीनी जनवादी गणराज्य का प्रथम प्रधानमंत्री चाउ एन लाई था, ठीक है। और जो चीनी जनवादी गणराज्य था उसका प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो चाउ एन लाई था, ठीक है। चाउ एन लाई। इन लोगों का नाम थोड़ा सा इसी तरह का होता है तो दिक्कत होता है हर किसी को, ऐसा नहीं है कि सबको याद हो जाता है। तो एक बार में नहीं होगा, इसके लिए आपको बार बार सेशन को रिवाइज करना होगा, ठीक है। चीन के जनवादी गणराज्य की जो थी उसकी राजधानी हुनान था, ठीक है। तो जो चीन का जनवादी जो गणराज्य था उसका राजधानी कहाँ था? तो हुनान था, ठीक है। कहाँ था? हुनान। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पे दिया गया कि खुले द्वार की नीति चीन में अपनाई गई थी, ठीक है। तो जो चीन था वहाँ पे कौन सी नीति अपनाई गई थी? तो खुले द्वार की नीति अपनाई गई थी। चीन के द्वार खोलने का श्रेय ब्रिटेन को दिया जाता है। और जो चीन का द्वार है उसको खोलने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ब्रिटेन को दिया जाता है। खुले द्वार की नीति का प्रतिपादक जॉन हे था, ठीक है। और जो जॉन हे था वो था खुले द्वार के नीति का प्रतिपादक, ठीक है। चीन एशिया का मरीज के नाम से जाना गया है और जो चीन है उसे एशिया के मरीज के नाम से भी जाना गया। तो ये भी याद रखिएगा कि एशिया के मरीज के नाम से किसे जाना गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया गया कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1921 में हुई थी। और जो चीन का कम्युनिस्ट पार्टी था उसका स्थापना कब किया गया था? तो उसका स्थापना हुआ था 1921 ईस्वी में। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आ गया होगा। एक बार देख लेते हैं कि ये जो तुर्की है इसके बारे में ये कितना पॉइंट दिया गया। तो देखिए ठीक है, इसको भी हम लोग इसी में कवर कर लेते हैं और बाकी जो पॉइंट रहेगा इटली के फासिस्टों का उदय ये हम लोग आगे के सेशन में कवर करेंगे। तो चलिए तुर्की के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो यहाँ से शुरू है तुर्की। इससे रिलेटेड जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया कि तुर्की का यूरोप का मरीज कहा जाता है, ठीक है। तो जिस तरह चीन को एशिया का मरीज कहा जाता है उसी तरह से
तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता था। ठीक है, तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता था। पान इस्लामिज्य का नारा अब्दुल हमीद द्वितीय ने दिया था, और एक पान इस्लामिज्य का नारा दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था? अब्दुल हमीद द्वितीय के द्वारा दिया गया था। युवा तुर्क आंदोलन की शुरुआत की अगर हम बात करें तो अब्दुल हमीद द्वितीय के शासनकाल में 1908 में हुआ था। ठीक है, तो युवा तुर्क आंदोलन से भी पूछा जा सकता है कि इसका शुरुआत कब और किसके शासनकाल में हुआ था, तो याद रखिएगा कि 1908 ईस्वी में जो अब्दुल हमीद द्वितीय था उसके शासनकाल में ही युवा तुर्क आंदोलन का शुरुआत किया गया था। आगे चलते हैं, दिया गया कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के साथ भीषण अपमानजनक संधि सेब्र की संधि 10 अगस्त 1920 ईस्वी को की गई। मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने इसे मानने से इनकार कर दिया। ठीक है, तो जो प्रथम विश्व युद्ध की घटना हुआ उसके बाद हुआ ये कि ये जो तुर्की था, ठीक है, उसके साथ एक भीषण अपमानजनक संधि किया गया। ठीक है, सेब्र की संधि जो 10 अगस्त 1920 ईस्वी को की गई, और जो मुस्तफ़ा कमाल पाशा था इसने इसे मानने से इनकार कर दिया। ठीक है, वो जान रहा था कि ये बहुत मतलब भीषण अपमानजनक संधि है, सेब्र की संधि, इस वजह से वो इसे नहीं मान रहा था। ठीक है, वो इनकार कर रहा था। आधुनिक तुर्की के अगर निर्माता की बात करें तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा को माना जाता है। ठीक है, जो आधुनिक तुर्की है इसके निर्माता किसे माना गया है? तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा को ही माना गया है। इसे अतातुर्क यानी कि तुर्की का पिता के उपनाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो जो मुस्तफ़ा कमाल पाशा है इसे अतातुर्क यानी कि तुर्की के पिता के उपनाम से भी जाना जाता है। मुस्तफ़ा कमाल पाशा की अगर हम बात करें तो औपचारिक जन्म तिथि 9 मई 1881 ईस्वी में सेलेनिका में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो सेलेनिका एक जगह था जहाँ पे, सॉरी 19 मई, ठीक है 9 मई बोल दिए थे, 19 मई 1881 ईस्वी में सेलेनिका में हुआ था। और इनके पिता की अगर हम बात करें तो उनका नाम अली रजा था। ठीक है, क्या नाम था? अली रजा, जो कि मुस्तफ़ा कमाल पाशा के पिता थे। तुर्की में एकता और प्रगति समिति का गठन 1889 ईस्वी में हुआ। ठीक है, तो जो तुर्की था वहाँ पे क्या किया गया कि एक एकता और प्रगति समिति का गठन किया गया। कब किया गया? 1889 ईस्वी में किया गया। प्रारंभ में कमाल पाशा एकता और प्रगति समिति के प्रभाव में आया। ठीक है, तो शुरू में क्या हुआ कि जो कमाल पाशा था वो एकता और प्रगति समिति के प्रभाव में आया। एक सेनापति के रूप में कमाल पाशा ने गलीपोती युद्ध में शानदार सफलता हासिल की। तो ठीक है, तो जो कमाल पाशा था वो गलीपोती जो युद्ध हुआ उसमें एक सेनापति के रूप में शानदार रूप से सफलता हासिल की। इसके बाद 1919 ईस्वी में कमाल पाशा ने सैनिक पद से इस्तीफा दे दिया। तो वो पहले एक सैनिक थे, ठीक है, और वो सेनापति के रूप में कमाल पाशा ने क्या किया था? जो गलीपोती युद्ध था उसमें शानदार रूप से सफलता भी हासिल किया था। लेकिन 1919 में उसने क्या किया? कमाल पाशा ने कि जो सैनिक पद था उसे इस्तीफा दे दिया। 1919 ईस्वी के अखिल तुर्क कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता हुई मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने किया था। ठीक है, तो 1919 ईस्वी के जो अखिल तुर्क कांग्रेस के पहला जो अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने किया था। और 1923 ईस्वी में तुर्की एवं यूनान के बीच में लोजान की संधि हुई थी। ठीक है, और 1923 में क्या हुआ था? जो तुर्की था और यूनान, तो उनके बीच में एक संधि हुआ था जिसका क्या नाम है? लोजान का संधि। ठीक है, 23 अक्टूबर 1923 ईस्वी को तुर्की गणतंत्र की घोषणा हुई। उसके बाद क्या हुआ कि जो 23 अक्टूबर 1923 ईस्वी था उस दिन तुर्की गणतंत्र की घोषणा किया गया। कमाल पाशा ने तुर्की में 3 मार्च 1924 ईस्वी को खिलाफत को समाप्त कर दिया। और जो कमाल पाशा था उसने क्या किया कि 3 मार्च 1924 ईस्वी को जो खिलाफत था उसको समाप्त कर दिया। 20 अप्रैल 1924 ईस्वी को तुर्की में नए संविधान की घोषणा हुई। उसके बाद क्या किया गया कि जो तुर्की था वहाँ पे 20 अप्रैल 1924 ईस्वी को नए संविधान की घोषणा हुई। तुर्की के नए गणतंत्र के राष्ट्रपिता जो राष्ट्रपति थे वो जो मुस्तफ़ा कमाल पाशा हुए। ठीक है, तो जो तुर्की में नया गणतंत्र यानी कि नए संविधान का घोषणा किया गया 20 अप्रैल 1924 ईस्वी को। उसके बाद नए गणतंत्र में राष्ट्रपति कौन बने? तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा हुए। ठीक है, और रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी के संस्थापक जो मुस्तफ़ा कमाल पाशा थे, ये भी याद रखना है कि जो रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी था वहाँ पे तुर्की में, वहाँ के ये संस्थापक थे। ठीक है, उसके ये संस्थापक थे। और मुस्तफ़ा कमाल पाशा द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य की अगर हम बात करें तो कुछ इस प्रकार नीचे दिया गया। चलिए एक एक करके देखते हैं। तो 1932 ईस्वी में तुर्की भाषा परिषद की स्थापना किया गया। दूसरा पॉइंट है 1933 ईस्वी में तुर्की में प्रथम पंचवर्षीय योजना का लागू हुआ होना। ठीक है, तीसरा पॉइंट है 1924 ईस्वी में तुर्की को धर्मनिरपेक्ष राज्य की घोषणा करना। चौथा, इस्तांबुल में एक मेडिकल कॉलेज का स्थापना करना। ग्रिगारियन कैलेंडर का प्रचलन। ठीक है, ये सारे के सारे जो यहाँ पे आप देखें ये महत्वपूर्ण कार्य थे, किसके द्वारा किए गए? तो मुस्तफ़ा कमाल के द्वारा किए गए।
एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं। जैसे कि क्या हुआ कि 1932 में तुर्की भाषा परिषद का स्थापना हुआ, ठीक है, और 1933 में तुर्की में पहला पंचवर्षीय योजना लागू हुआ, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा 1924 ईस्वी में तुर्की में धर्मनिरपेक्ष राज्य की घोषणा हुई। इस्तांबुल में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई और ग्रेगोरियन कैलेंडर का प्रचलन, ठीक है, 26 दिसंबर 1925 से ये लागू हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट दिया गया, इस्तांबुल का पुराना नाम कुस्तुनतुनिया, ठीक है, कुस्तुनतुनिया जो था ये इस्तांबुल का पुराना नाम था, ठीक है, तो याद रखिएगा। 25 नवंबर 1925 ईस्वी को तुर्की में टोपी और औरतों का बुर्का पहनने पर कानूनी प्रतिबंध लगाया गया था। तो क्या किया गया कि जो 25 नवंबर 1925 ईस्वी थी उस दिन क्या किया गया कि तुर्की में टोपी, ठीक है, और औरतों को बुर्का पहनने पर कानूनी प्रतिबंध लगाया गया। यानी कि जो भी लोग टोपी पहनेंगे या फिर औरतें जो बुर्का पहनेंगी उनके अगेंस्ट कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। और कमाल पाशा की मृत्यु हो गई, कब हुई, तो 1938 में इनकी मृत्यु हो गई। तो ये था टर्की से तुर्की से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं जो भी चीज़ें यहाँ पे बताई गई होगी समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं इटली में फासिस्टों का उदय, ठीक है, तो इसको हम लोग आगे के सेशन में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।